हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। मैं गौतम कुमार आप लोगों का 21 एपिसोड में स्वागत करता हूं। तो 20 एपिसोड में हमने जाना था इनपुट डेकोरेटर के बारे में, जिसमें कि हमने दो पार्ट में उसे डिवाइड किया था। पहला हमें इनपुट डेकोरेटर के बारे में बताया था कि पेरेंट कंपोनेंट से अगर हमको चाइल्ड कंपोनेंट में कोई डेटा डालना हो तो वो हम कैसे भेजते हैं, राइट। दूसरा मैंने थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट से हटके दूसरा प्रोजेक्ट बनाया था सैंपल में कि हम इनपुट डेकोरेटर को अब किस तरह से राउट के पैरम्स और क्वेरी स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। ये नया एंगुलर 17 में आया है। तो चलिए अब हम एपिसोड 21 में आउटपुट डेकोरेटर के बारे में जानते हैं। देखिए, आउटपुट डेकोरेटर जो है बस इनपुट का आप उल्टा समझिए कि ये हमें चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट की तरफ हमें वो डेटा ट्रांसफर करता है। अगर चाइल्ड में कुछ भी चीज़ होगा और हमें वो पेरेंट में चाहिए तो हम आउटपुट डेकोरेटर को यूज़ करेंगे। तो हाँ, एक डिफरेंस दोनों में ये है कि इनपुट डेकोरेटर को हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू यूज़ करते हैं और आउटपुट डेकोरेटर को हम इवेंट बाइंडिंग के थ्रू यूज़ करते हैं। सीधी सी बात है, अगर पेरेंट में कोई डेटा होगा तो उसे अगर हम मुझे चाइल्ड में शो करने के लिए इनपुट को यूज़ किए, और हम अगर मान ली इनपुट में कोई डेटा है तो कोई ना कोई इवेंट जरूर होगा, क्लिक होगा या कुछ भी होगा, उसके बाद ही कोई डेटा हमारे पेरेंट में जाएगा, जिसके थ्रू मेन डेटा में वो कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन होगा। तो चलिए हम चलते हैं कोड में और वहां जानते हैं कि किस तरह से हम आउटपुट डेकोरेटर को यूज करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। अब जैसा कि पिछले में कह रहा हूं, जहां पर हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट का एप्लीकेशन चल रहा था, वहां पर अगर हम देखें तो इस केस में तो यहां पर अगर हम देखें तो हमने इनपुट डेकोरेटर को इस्तेमाल किया था, राइट, एलियास रिक्वायर एंड ट्रांसफॉर्म। अब हम क्या करते हैं, ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पर हम फ्रेंच और ES का जो स्पेनिश का लिखा हुआ है, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डेटा जो इसको पेरेंट में है, जो कि ऐप कंपोनेंट में, वहां पर आना चाहिए। ओके, तो चलिए हम वो पहले करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ये हमारा EN जो फ्रेंच ड्रॉप डाउन आ रहा है वो एक्चुअली किस कंपोनेंट में है। तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं पूरा इस जगह से, और मैं जाता हूँ सबसे पहले ऐप कंपोनेंट के HTML में। वहाँ देखने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारा ऐप मैन हेडर है, जिसके अंदर सारा ऊपर टॉप का आ रहा है। इसका मतलब इसी कंपोनेंट के अंदर में हमारा ये ड्रॉप डाउन भी है। तो चलिए हम मैन कंपोनेंट खोलते हैं, मेन हेडर कंपोनेंट खोलते हैं। तो मेन हेडर कंपोनेंट में आते हैं, यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ये रहा लैंग्वेज रैपर, जिसके अंदर नेविगेशन के अंदर में ये लैंग्वेज रैपर है यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहला क्या चीज़ है कि अगर हमें यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करना है पेरेंट में, तो हमें एक यहाँ पर इवेंट डालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम डालते हैं क्लिक इवेंट। ओके, तो इस LI के ऊपर जाके हम डालते हैं क्लिक हमने डाल दिया, CLIC क्लिक हम डाल दिए, और यहाँ पे डालते हैं चूज लैंग्वेज, या भी हम जो भी कर सकते हैं सेंड लैंग्वेज, जो भी अपने मर्जी से फंक्शन बनाना है और अच्छे नाम से होना चाहिए वो डाल दीजिए इसमें। मैं लगता हूँ गेट लैंग्वेज मैं ये डाल देता हूँ इस जगह पर। और यहाँ पर मैं एक कुछ भी इसका जो है सो एक पैरामीटर पास कर देता हूँ, जिसके के अंदर में हमारा है FR फ्रेंच के लिए, राइट। अभी ये एरर देगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये अभी फंक्शन उधर तैयार नहीं है। इसी फंक्शन को कॉपी करता हूँ और इसे मैं डाल देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ ES, जो कि हमारा स्पेनिश के लिए होगा। चलिए इस लैंग्वेज को हम बनाने की कोशिश करते हैं। इस फंक्शन को हम बनाने के लिए हम जाते हैं इसके कंपोनेंट में, राइट, ऑब्वियसली कंपोनेंट में ही बनेगा। तो ये इनपुट के नीचे और यहाँ जो दिया हुआ है लोगो के, इसका जो वेरिएबल था उसके नीचे हम बना देते हैं, क्योंकि ng-unit हम यूज़ नहीं करते, लाइफ साइकिल हुक हम आगे पढ़ेंगे उसमें। तो हम उस जगह पर ये फंक्शन को डाल दिए, और यहाँ से इसके अंदर में एक आर्गुमेंट लेगा, क्योंकि उधर से पैरामीटर पास कर रहे हैं, और ये मैं डाल देता हूँ लैंग्वेज। हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ओके, लैंग्वेज में हम डाल देते हैं, उधर से स्ट्रिंग पास होगा। ऑब्वियसली बात है, वहाँ से जब लैंग्वेज हम मेन हेडर से पास करें तो वो एक स्ट्रिंग है, राइट, सिंगल कोट में। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक लैंग्वेज का फंक्शन बन चुका है। अगर मैं इसको console.log करूँ तो ये हमें लैंग्वेज को, अगर console.log करूँ तो ये हमें लैंग्वेज दे देगा। चलिए हम इसको रिलोड करते हैं। आई थिंक रिलोड हो चुका हो, अगर नहीं हुआ तो हम देखने की कोशिश करते हैं। यस, पेज रिलोड हो चुका है। ट्राई करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अगर मैं कंसोल में जाता हूँ, इसे ड्रॉप डाउन पे किसी फ्रेंच पे क्लिक करता हूँ,
एक सेकंड, ये कुछ प्रॉब्लम है क्या, देखने की कोशिश करता हूँ। ये इसलिए था क्योंकि हमने सेव नहीं किया था इसे। सॉरी गलती हो गई। मैं HTML को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद ये रीलोड हो चुका है अपने आप। अब इसे मैं क्लिक करता हूँ तो FR दे रहा है और नीचे वाले को क्लिक करता हूँ तो ES दे रहा है, राइट। ओके, तो हमने नॉर्मल फंक्शन बना दिया है। अब नॉर्मल फंक्शन बनाने के बाद हमें एक इवेंट एमिटर बनाना पड़ेगा। तो इवेंट एमिटर बनाने के लिए हमारे पास क्या है कि एक आप सबसे पहले तो डेकोरेटर लेंगे। कौन, जैसे इनपुट में लिया था आपने @output, ये हमें आउटपुट देगा। और यहाँ पर हम इसे, वही फंक्शन है। दूसरा चीज़, इसे आप इंपोर्ट कीजिए आउटपुट को, जैसे इनपुट का किया था हमने, इसको आउटपुट पे किया। अब इसमें हम डालते हैं कि किस एक नाम देते हैं जिसको कि हम उधर लिसन करेंगे, ठीक है। जैसे क्लिक करते हैं उसी तरह से ये एक इवेंट बन जाएगा उस तरह पे, जो कि पेरेंट कंपोनेंट में हम यूज़ करेंगे उधर। तो हम इसे देते हैं लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं, क्योंकि ये क्लास है इवेंट एमिटर, तो एक न्यू से इसका इंस्टेंस बनेगा, वो न्यू इवेंट एमिटर। ये इवेंट एमिटर डाल दिए, ये एक फंक्शन है, ये डाल दिए। अब ये एक बताता है कि आपने इवेंट एमिटर तो बना दिया, लेकिन ये किस टाइप का डेटा ट्रांसफर करेगा ये आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, एंगल ब्रैकेट में डाल करके हम डालते हैं कि ये हम यहाँ से स्ट्रिंग पास करेंगे, राइट। और यहाँ क्या है कि इवेंट एमिटर को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, इस क्लास को तो हम कोर्सेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए ये बता रहा है कि यहाँ से हम स्ट्रिंग पास करेंगे। बस यहीं से सारा कहानी करेक्ट हो जाता है कि बस ये कंसोल जो आप यहाँ कर रहे हैं, इसको आप करना है दिस डॉट लैंग्वेज जो ऊपर है, इसके साथ एक फंक्शन अटैच्ड होता है जिसको आपको डालना है, वो है emit, EIMET। और यही जो emit फंक्शन है वो आपके डेटा को पेरेंट में ट्रांसफर कर देता है। Hey, I've seen this one. This is a classic. कि लैंग्वेज यहाँ से जो डेटा आया था वो यहाँ से, ये लोकल वाला वेरिएबल यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अब आपको इस्तेमाल करना है इस आउटपुट को। तो इस लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, पेरेंट कंपोनेंट में जाते हैं जो कि हमारा इसका है ऐप कंपोनेंट। और ऐप कंपोनेंट में जाके जिस तरह से आपने ये डेटा बाइंडिंग किया था, आपको यहाँ पर इवेंट बाइंडिंग करना है। तो डेटा बाइंडिंग के लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट दिया था, इवेंट बाइंडिंग के लिए आपको वो फंक्शन का देना है, राइट, क्योंकि वो एक फंक्शन है। और इसके बाद उस फंक्शन में आपको वही फंक्शन डालना है जो कि आपने उधर बनाया था, जो कि है आपका लैंग्वेज। ये जो नाम है इसे आप कॉपी कीजिए और आप पेरेंट कंपोनेंट में जाके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही पेस्ट करते हैं तो आपके पास ये एक फंक्शन वहाँ से वापस आया है, तो वो एक बताता है कि आपको यहाँ पर भी एक फंक्शन डालना पड़ेगा, राइट। तो चलिए एक फंक्शन हम डाल देते हैं। हम यहाँ डाल देते हैं गेट लैंग्वेज। ये पेरेंट कंपोनेंट में बना रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये गेट लैंग्वेज और यहाँ जो गेट लैंग्वेज है ये दोनों अलग है, क्योंकि अलग कंपोनेंट में है, वो अलग कंपोनेंट में है, बट एक सिमिलर नाम के लिए हम देने की कोशिश में है। तो गेट लैंग्वेज हम डालते हैं लैंग्वेज, और इसके अंदर में हम एक फंक्शन का पैरेंथेसिस डाल देते हैं। अब ये गेट लैंग्वेज में एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि पेरेंट कंपोनेंट पे गेट लैंग्वेज का हमने कोई फंक्शन नहीं बनाया है। तो चलिए इस फंक्शन को हम बना देते हैं। तो ऐप कंपोनेंट में जाते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं एक गेट लैंग्वेज का फंक्शन। तो चलिए गेट लैंग्वेज का हम यहाँ भी फंक्शन बना देते हैं। ओके, अब देखिएगा दोनों सही है, यहाँ पे भी अगर जाएंगे और ऐप कंपोनेंट दोनों सही है, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। आपने गेट लैंग्वेज बना तो दिया, बट प्रॉब्लम क्या है कि इस गेट लैंग्वेज में आपको कंसोल क्या करेगा, क्या दिखाएगा वो? वो क्या दिखाएगा? कुछ नहीं। ये जो डेटा पास करे वो कैसे मिलेगा उसको? तो उसके लिए एक रिजर्व कीवर्ड होता है जो आप ऐप कंपोनेंट में डालेंगे, राइट, जो कि नया यहाँ पर गेट लैंग्वेज का फंक्शन ऐप कंपोनेंट बनाया है। एक रिजर्व कीवर्ड है, वो है $इवेंट। ये $इवेंट क्या करता है, आपके उधर के डेटा को ला करके इसमें डाल देता है। ये आपको $इवेंट रिजर्व है, आपको डालना पड़ेगा। भाई ने बोला करने का तो करने का, ठीक है।
अब अगर जैसे रिजर्व में आपने डॉलर इवेंट डाल दिया तो यहाँ तो आपने पैरामीटर पास कर दिया गेट लैंग्वेज में, लेकिन जब ऐप कंपोनेंट में जाते हैं तो यहाँ तो कोई पैरामीटर तो है ही नहीं, तो आपको यहाँ पर एक पैरामीटर देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप पैरामीटर कुछ भी डाल दीजिए, अपने ABCD जो भी आपकी मर्जी में है वो डाल दीजिए। चलिए हम ये डाल देते हैं कि उधर से कुछ इवेंट आया है। तो इवेंट क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप है। क्यों? क्योंकि आप देखिए मेन हेडर से आप क्या पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप पास कर रहे हैं ना यहाँ से इवेंट एमिटर में। अगर चलिए हम डायरेक्ट इसमें जाते हैं तो अपने यहाँ से लैंग्वेज पास, लैंग्वेज क्या है आपका, स्ट्रिंग है, राइट। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको भी, और इसमें जाके देखते हैं ये स्ट्रिंग टाइप है। अब इसको आप console.log कीजिए। जैसे आप console.log करेंगे तो वो उधर एरर दिया है, वो इसलिए क्योंकि ये सेव नहीं है, राइट। इसलिए अब मत समझिए कुछ और एरर है। अब जैसे इवेंट आपने यहाँ पे कर दिया, सेव कीजिए, देखिए ये सही काम करने लगेगा, राइट। ओके, अब देखिए मैं कर रहा हूँ काम चाइल्ड में, फ्रेंच किया, FR आया, देखिए कहाँ है, लाइन नंबर 40 ऐप कंपोनेंट में आया ना ये। अब वो मेन उसमें से नहीं दे रहा है, मेन हेडर में से नहीं दे रहा है, स्पेनिश दिया ना। तो ये चीज़ अब इवेंट है, आप यहाँ पे लैंग्वेज डाल दीजिए, थोड़ा देखने में सुनने में एक अच्छा लगता है। अगर आप इवेंट डाल देते हैं तो आपको लगता है ना यहाँ पे कि कहीं से ये आउटपुट वाला चीज़ फील दे रहा है उस जगह पर, यहाँ इवेंट है, इसका मतलब कहीं से इवेंट आ रहा है, इवेंट आ रहा है, इसका मतलब वो किसी आउटपुट वाले से आ रहा है, यानी कि किसी और कंपोनेंट के थ्रू से आ रहा है, ऐप कंपोनेंट का अपना नहीं है। अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज दे देते हैं तो थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, काम तब भी करेगा ये रिजर्व नहीं है, पहले बता रहा हूँ ये रिजर्व नहीं है। अब आपको यहाँ से करेंगे तो तभी वो काम करेगा। अगर मैं ES पे जाता हूँ देगा, लेकिन ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक होता है कि इवेंट मतलब डाल देती है, वो थर्ड पार्टी से आ रहा है, मतलब थर्ड पार्टी के थर्ड कंपोनेंट से आ रहा है, किसी और कंपोनेंट से आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ था हमारा आउटपुट। अब आपको समझ में आएगा कि इनपुट कैसे काम करता है और आउटपुट काम कैसे करता है, या भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये सिंपल सा लॉजिक है कि हमें एक इवेंट बाइंडिंग करना है। और ध्यान रखिएगा कि इवेंट एमिटर ये देने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे दें, बट एक अच्छा अगर प्रो टाइप में अगर काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये डेकोरेटर देने की ज़रूरत है, ताकि आपको पता चले कि आप किस टाइप का डेटा पास कर रहे हो, ठीक है। ये था हमारा जो कि आपको आउटपुट के बारे में, आप यहाँ से डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेरेंट में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इनपुट और आउटपुट का, और अगर आपको पढ़ाने का थोड़ा सा मज़ा आ रहा है इस वीडियो में तो प्लीज़ एक सब लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलता जाए। क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है कि ये पूरा सीरीज चलेगा और आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियर वे में मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ था हमारा आज आउटपुट के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks. Love you.